एक खूबसूरत लड़की बारिश में भीगती हुई मेरे घर के दरवाजे पे आई, बस एक रात रहने के लिए। मैंने मना कर दिया। अगली सुबह वो मेरे घर की गली में मर गई। इसके बाद मैंने गिल्ट में डूब के पुलिस में ज्वाइन किया और असली कातिल ढूंढने लगा। लेकिन बारिश ने सारी निशानियां मिटा दिए। पूरे 10 साल कोई क्लू नहीं मिला। फिर अचानक एक बिजली की कड़क ने मुझे वापस उसी मोड़ पे पहुंचा दिया जहां सब शुरू हुआ था। गौतम श्वे, सुना है तेरे घर में कोई नहीं। क्या मैं कुछ दिन रह सकती हूँ? काम करके किराया चुका दूंगी। उसे देख के मैं हाथ बढ़ाने लगा। वो पीछे हटने वाली थी, पर जरूरत की वजह से रुक गई। उंगली के पोरे उसकी ठंडक को छू रहे थे। वो हल्की सी कांपती थी। सच में वो जिंदा थी। मैं वाकई वापस आ गया था। सॉरी। बेवई घबरा के पीछे हटी। पांव फिसला, गिर गई। मैंने झट से उसकी कमर थाम ली। बारिश की आवाज में दोनों के बीच खामोशी थी। वो चुपचाप मेरे सीने से लगी रही। फिर मैंने हाथ छुड़ा लिया। तुझे बहुत ठंड लग रही थी। हाथ अपने आप बढ़ गया। माफी। कोई बात नहीं। मैंने उसे अंदर बुला लिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। दिमाग में यादें घूमने लगी। पिछले जन्म में वो कातिल शहर में वारदात करके गायब हो गया था। इस बार मुझे उसे बचाना भी था और आज रात ही केस भी सॉल्व करना था। बाय वे दरवाजे पे खड़ी थी, कपड़े खींच रही थी। मैंने चप्पल लाने के लिए मुड़ा तो वो और घबरा गई। मेरे जूते भीगे हैं, चप्पल गंदा हो जाएगा। नंगे पांव चली जाती हूँ, मॉपिंग कर दूंगी बाद में। बारिश वाली रात अकेले घर में ये सब उसे डरा रहा था। उसने नाखून हाथ में गाड़ के खुद को संभाला और अंदर का जायजा लिया। टेबल पे चाय और बिछरा सामान देख के थोड़ी राहत मिली। तौलिया यूज कर लो अगर ठीक लगे। एक कपड़ा भी मिल सकता है, मेरा भीग गया है। तब मुझे हुआ उसका कुर्ता भीगा हुआ था। चल सीधा नहाओ वरना सर्दी लगेगी। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं, मेरी बाथरूम यूज करो, मैं पानी भरता हूँ। ये सुन के बायवे शर्म से झुक गई। शावर की आवाज आई तो उसने मेरी तरफ देखा और हिम्मत करके बोला, भाई को नाम से बुलाओ। पूछना चाहती हूँ मैंने क्यों कुछ नहीं पूछा। वो हैरान होके सिर हिला गई। इतनी खूबसूरत लड़की बारिश में दरबदर भी कुछ मजबूरी जरूर होगी। जो बताना ना हो पूछना बेअदबी है। ये सुन के बायवे की आंखें भर आईं। पानी ठीक है। मैं उठ के उसके पास गया, हाथ उसके कान के पास दीवार पे रख के बोला, मुझे डर नहीं कि तू कुछ करेगी, पर तुझे डर नहीं मुझसे। बैवेई दीवार से लगी, होंठ दबाए, अंदर से एक सरसराहट महसूस की। तुम पे भरोसा है, सीधा जवाब था और मैं कुछ नहीं बोल सका। रात को काम था इसलिए मैंने हाथ वापस लिया। जा नहाओ। कपड़े के बारे में, तेरी फिगर पे ये कुर्ता ड्रेस बन जाएगा। कुछ देर के लिए काम चलाओ। तेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ, ड्रायर में जल्दी सूख जाएंगे। शुक्रिया। बायवे बाथरूम में चली गई। ये शुक्रिया आधा रहने के लिए था, आधा समझने के लिए। शावर की आवाज़ सुनते हुए मैं मुस्कुराया और किचन में चाय बनाने चला गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। बायवे वाइट कुर्ते में बाहर आई। भाप से गाल हल्के सुर्ख थे, घुटनों के ऊपर सफ़ेद झलकती त्वचा। चप्पल वहां रख दी है। बायवे ने वार्म फ्लफी चप्पल पहनी, थोड़ा सुकून मिला। कमरे से निकलते ही शहद और अदरक वाली चाय की खुशबू आई। मैंने मग थाम के उसकी तरफ बढ़ाया। नज़र कुर्ते के खुले कॉलर पे गई। हलक में कुछ अटका। लो, अदरक वाली चाय पियो। बायवे ने छोटी छोटी सिप्स ली। कुछ नूडल्स बनाओ। क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं, बस कुछ मिनट का काम है। बैठ जा, 2 अंडे भी डालूंगा। मैं उठने वाला था कि एक हाथ ने रोक लिया। अंडा तलना आता है? मैं भी साथ चलती हूँ। किचन में मैंने झट से टमेटोज और हैम काटे। बायवे हैरान रह गई। फिर वो स्टूल पे चढ़ के ऊपर शेल्फ से अंडा बॉक्स उठाने लगी। उसके उठने पर वाइट कुर्ते का निचला हिस्सा उठा। मेरी नज़र पड़ी और चेहरा लाल हो गया। बायवे को लगता है मेरी नज़र गई। वो जल्दी से कपड़ा नीचे खींचने लगी। स्टूल पे पैर फिसला। मैं झट से पीछे से थामने बढ़ा पर हाथ गलत जगह लगा। वो सीधा मेरे बाहों में आ गई। उसकी खुशबू और शावर जेल की सिट्रस फ्रेग्रेंस एक साथ खुल गई। दोनों वहां रुक गए जब तक उबलता पानी आवाज ना करने लगा। मैंने हाथ हटा लिया और थोड़ा दूर हुआ। लेडल उसके हाथ में थमा दिया। तो स्टरिंग कर, मैं अंडा लाता हूँ। मुड़ा तो आईने में अपना लाल कान दिखा। इतने सालों में मुझे किसी लड़की में कोई फीलिंग्स नहीं थी। बस कोई दूसरा था ही नहीं जिसने ऐसा महसूस कराया हो। बायवे शर्म से सिर झुका के नूडल्स हिलाती रही। ऑयल की आवाज़ ने दिल की धड़कन छुपा दी। टोमेटो सूप की खुशबू किचन में भर गई। मैंने बोल मेजा पे रखा। गरम है, ध्यान से। क्या देखना है खुद चूज करो। टीवी जलते ही बायवे ने हाथ से चॉपस्टिक्स कस लीं। स्क्रीन पे वो स्टडी मटेरियल चल रहा था जो मैं भूल गया था बंद करने। मैं हल्का खांसी के साथ जल्दी से ऑन डिमांड पे चला गया और क्रेयॉन शिनचान लगा दिया।
मैं भूल गया था पहले यही देखते पकड़े जाने के डर से मना किया था। खैर, इतने सालों बाद अब चेहरा मोटा हो गया, बिल्कुल नॉर्मल बन के छुपा दिया। बायवे ने भी जल्दी टॉपिक बदला। तुम्हारा खाना इतना अच्छा कैसे है? मैंने कागज से उसकी नाक पे आई छोटी सी पसीने की बूंदें पहुंची। पसीना निकला मतलब गर्मी निकल गई। आहिस्ता खाओ, बर्तन में और भी है। उसने पूरा बोल साफ कर दिया। एक संतुष्ट चेहरा था। एक बोल में पेट भर गया। बात करते ही खिड़की से बिजली गिरी। एक नज़र घड़ी पे गई, रात के 9:57। केस होने में आधा घंटा बचा था। इस बार कातिल का चेहरा देखना ही था। वक्त कम था, मैं तुरंत निकलने की तैयारी में लग गया। एक ग्लास पानी और ब्लैंकेट लाके उसके ऊपर डाल दिया। पेट भर गया तो टीवी देखो, मैं वापस आता हूं तो सो जाना। बाहर जाके कुछ खाना लाता हूं, जल्दी आ जाऊंगा। इतनी बारिश में बाहर जा रहे हो? कोई बात नहीं, पास ही है। दरवाजे पे रुक के पलट गया। मुझे डर था कातिल ने पहले से प्लान किया हो, शायद वो नियर बाय ही होगा। ध्यान से, जब तक मैं ना आऊं कोई भी बेल बजाए मत खोलना। मेरे पास चाबी है, मैं बेल नहीं बजाऊंगा। ये सुन के बायवे ने चुपचाप सर हिला दिया और खुद को ब्लैंकेट में लपेट के सोफे पे बैठ गई। दरवाज़ा बंद होने के बाद वो खाली कमरे में सिमट के वेट करने लगी। मैं काला छाता थामे बारिश में निकल गया। वाटरप्रूफ वॉच में रात के 9:55 थे। पिछले जन्म में फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बायवे की मौत रात 10:30 के आसपास हुई थी। आज रात का टारगेट था वो कन्वीनियंस स्टोर जहां वो पहले रुकती थी। पिछले जन्म में वो वहां से छाता लेके निकली थी, तभी उस गली में कदम रखा था। आज वो मेरे घर पे सेफ थी, लेकिन मुझे कंफर्म करना था कहीं टाइमलाइन शिफ्ट तो नहीं हुई, कोई और उसकी जगह तो नहीं मारा। मैं ये हरगिज नहीं होने दे सकता था। रास्ते में घर की सीसीटीवी चेक की। स्क्रीन पे बायवे सोफे के कोने में घुटने समेट के बैठी थी, आंखें दरवाजे पे टिकी थी। इंतजार और थोड़ी सी फिक्र दोनों साफ दिख रही थी। बस थोड़ा और रुको, कदम तेज कर लिए। कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचा ही था कि एक आह की आवाज आई। गली के नाके पे कूड़े के डब्बे के पास एक पतला सा इंसान जमीन पे पड़ा था। कुछ लफंगे उसे मार रहे थे और पूछ रहे थे उसके हाथ में क्या छुपा है। जमीन पे दबा हुआ वो इंसान अपनी मुट्ठी में एक हल्का ग्रे रुमाल थमे था। पास में एक टिन का डिब्बा गिरा पड़ा था। मैंने एक नज़र में पहचान लिया, ये मेरी क्लास का अकेला रहने वाला और अक्सर पीटा जाने वाला क्लासमेट येची था। मेरी आवाज़ सुन के वो लफंगे पलटे और उनका रन गुड़ा। मेरे घर वालों का इस शहर में कुछ असर था, इसलिए ये लोग मुझसे डरते थे। मैंने छाता भी नहीं उतारा था कि वो भूतों की तरह भाग गए। गली में सिर्फ बारिश की आवाज़ रह गई। मैं झुक के येची के सर पे छाता तान के बोला, ठीक हो, हॉस्पिटल चलें। उसकी कलाई पे 3 महीने पहले की जलाने की निशान थी। मैंने हाथ बढ़ाया तो वो एक झटके से पीछे हटा। टिन का डिब्बा दीवार से टकराया। कुछ क्रेयॉन्स और आधी थैली बिल्ली का खाना कीचड़ में घुस गई। वो नीचे झुक के उठाने लगा। भीगी हुई जुल्फ आंखों के कोने छुपा रही थी। मुझे दिखा उसके बाएं हाथ के नाखूनों में सूखा हुआ खाक जैसा कुछ था, जैसा सूखा हुआ खून होता है। इतनी बारिश में भी आवारा बिल्लियों को खाना देने आया है? यीत्सी ने हल्का सा जवाब दिया और फिर जोर से खांसने लगा। पतले कंधे बारिश में कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट उतार के उसकी तरफ फेंक दी। पहन लो, तेरी माँ फिर से बाहर गई है ना, तो बीमार पड़ा तो छोटे भाई का क्या होगा? तभी दिमाग में पिछले जन्म की सीसीटीवी की तस्वीर कौन थी। पिछले जन्म में बाईवे कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ देख के उस गली में गई थी। अब यीत्सी को देख के मुझे समझ आया, बाईवे ने ज़रूर यही सीन देखा होगा। अगर बाईवे उन लफंगों को रोकने आई होती तो भीगी हुई हालत में वो लफंगे उसे भी सताते। मैंने पिछले जन्म में यीत्सी की हालत याद की। उस वक्त उसके जख्म आज से काफ़ी ज़्यादा थे, फिर भी बाईवे की मौत पर कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। मतलब पिछले जन्म में यीत्सी ने जान लड़ा के उन लफंगों को रोक लिया था, तब बाईवे उनके साथ नहीं गई तो कातिल कोई और ही था। एकदम से एक ज़रूरी बात दिमाग में आई, हथियार। इस बारिश वाली रात जो भी वो खतरनाक छुरी लेकर बाहर निकला वही सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। उन 3 लफंगों के पास छुरी होने का ख्याल आया तो मुझे पछतावा हुआ कि उन्हें जाने क्यों दिया। रहा यीत्सी, पिछले जन्म में वो ग्रेजुएशन तक ठीक रहा, अभी उसे एक तरफ रखना ही सही था। ठीक हो तो जल्दी घर जाओ। उठने लगा तो रुक के येसी का टूटा छाता देखा। अपना काला छाता उसके हाथ में थमा दिया। तेरा छाता टूटा हुआ है, ये ले, मुझे काम है, साथ नहीं आ सकता। ध्यान से, जल्दी घर जाओ। येसी के मना करने से पहले ही मैं बारिश में दौड़ के गायब हो गया। बारिश ज्यादा होने की वजह से वो 3 लफंगे ज्यादा दूर नहीं गए थे, एक जगह छुप के खड़े थे। वो मुझे सबक सिखाने की बात कर रहे थे, पर मेरे घर वालों के डर से कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। तभी मैं सीधा उनके सामने आ गया। वो घबरा के पीछे हटे। सोचा मैं पैसा मांगने आया हूं। दोस्तों, एक चीज उधारी लेनी है। तीनों ने हैरान होके देखा। पैसा नहीं, कुछ और।
तीनों और भी कंफ्यूज हो गए। मैं उन्हें घूरते हुए एक सीधी मुस्कान दी। छुरी उधारी चाहिए। तीनों वहां के वहां रुक गए। आप लोगों के पास छुरी भी नहीं होगी बाहर आके? ये ताना काम आ गया। हरे बालों वाले ने जेब से बटरफ्लाई नाइफ निकाली और मेरे सामने घुमाने लगा। एक नज़र में ही समझ गया, ये वो साफ कट वाली फ्रूट नाइफ नहीं थी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में थी। ये ज़्यादा फैंसी है। एक 100 रुपए में फ्रूट नाइफ जैसी कोई सादी छुरी दोगे? इस पे दूसरे दोनों झपट के निकले, एक स्विस आर्मी नाइफ और एक चमकते मिलिट्री फोल्डिंग नाइफ। दोनों मुझे चाहिए वाली छुरी नहीं थी। अच्छा छुरी है, पर मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, चलो दो। मैंने उनकी बातें इग्नोर करके सीधा बारिश में वापस मुड़ गया। उन तीनों के पास मेरे काम की छुरी नहीं थी। ये लीड खत्म हो गई। सीने में बेचैन सी जलन थी। असल में सबसे आसान तरीका था बाय वे को मना करो और पीछे से फॉलो करो, सीधा कातिल हाथ आता। लेकिन इस बार जब उसे सेफ देखा तो दिल पे काबू नहीं रहा। मैं चाहे लाख मुश्किल से ढूंढूंगा, उसकी जान दांव पे नहीं लगाऊंगा। वापस कन्वीनियंस स्टोर गया, पानी लिया। एक अच्छे स्टोर वर्कर ने टॉवल दिया, सर पोंछा, पानी फेंका, हाथ साफ किए, फोन वाटरप्रूफ बैग में डाला। फिर पिछले जन्म में बाय वे की तरह उसी रास्ते पे छाता थामे चला। बारिश इतनी तेज थी कि हवा ने छाता उल्टा करने की कोशिश की। कीचड़ और टूटे शीशे पे कदम रखते हुए सीसीटीवी का अंधा मोड़ आया। वाटरप्रूफ वॉच चमका। रात के 11:17। हवा का एक तेज झोंका आया और छाता सीधा उड़ गया। मैंने छाता छोड़ दिया। बारिश सीधा सर पे गिरती रही। फोन वाइब्रेट हुआ। घर की सीसीटीवी खोली। वार्म नाइट में बाय वे सोफे के कोने में सिमट के बैठी थी। पैर हल्के से रगड़ रही थी। आंखें दरवाजे पे टिकी थी। इंतजार और फिक्र दोनों चेहरा पे साफ थी। बस थोड़ा सा और। घबराओ मत। रात के 10:29 हुए तो करीब से लोहे की टकराहट की आवाज आई। मैं फौरी चौकन्ना होकर उस तरफ बढ़ा। एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। शिनहाई नंबर 2 स्कूल की मशहूर जांगयान एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की छज्जे के नीचे बैठ के फ्रूट नाइफ से सेब काट रही थी। अरे गू, इतनी रात को बारिश में बिना छाते के यहाँ क्या कर रहा है? काम था, छाता हवा में उड़ा गया। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जांगयान ने नाइफ की नोक से थैली में से एक सेब का टुकड़ा उठाया। मैं जानता था उसकी स्कूल बुली वाली इमेज सिर्फ एक नकाब थी। घर की हालत खराब थी। माँ को सीरियस किडनी बीमारी थी। माँ को फल देने आई थी, वापस भेज दिया। उसके जूते पे हॉस्पिटल के कॉरिडोर वाली एंटी स्लिप टाइल्स की मिट्टी लगी थी। कपड़ों में आईसीयू की खास डिसइंफेक्टेंट की बू थी। लेकिन मेरी नज़र उस फ्रूट नाइफ पे जम गई। इसके निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बाई वे के केस की फोरेंसिक रिपोर्ट में थी। इतना घूर क्यों रहा है? आ अंदर, घर पास है, एक छाता दे देता हूँ। मैं अभी छज्जे के अंदर गया ही था कि जांगयान का फोन तेज बज उठा। नर्स की घबराहट भरी आवाज आई। माँ की ऑक्सीजन लेवल गिर रही थी। जांगयान का रंग एकदम उड़ा। फ्रूट नाइफ थुट से पानी में गिर गई। वो बिना कुछ कहे पलटी और भाग गई। मैं झुक के कीचड़ से वो छुरी उठाई। ठंडक हाथ में आई। गहरी जांच के बाद बिल्कुल कंफर्म हो गया, यही साइज और स्टाइल थी। यही वो छुरी थी जो पिछले जन्म में बायवी को मारी गई थी। अगर जांगयान ने ये छुरी बेख्याल में छोड़ी थी तो असली कातिल अगले आधे घंटे में यहीं से गुजर के इसे उठा सकता था। मैंने गहरी सांस ली, छुरी वापस वहीं रख दी और अंधेरों में छुप के इंतजार करने लगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 10:35 एक शराबी आदमी लटपटाता हुआ छज्जे में घुसा। उसने एक टिन का डब्बा ठोकरा, कीचड़ भरे जूतों से छुरी के हाथ पे पांव रख दिया और उसे कीचड़ में धाप दिया। फिर आधी बची शराब उठाए झूमता हुआ चला गया। 10:47 एक डिलीवरी वाला तेजी से आया, छुरी के ऊपर से गुजरा, गिरा और कोसते हुए उठ के उस छुरी को नाले की दरार में ठेल दिया। पूरी छुरी कीचड़ ने धाक ली। रात के 10:55 कीचड़ में दबी छुरी अब किसी के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल था। पिछले जन्म में बायवी की मौत के वक्त मैं सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। तभी गली के नाके से एक काली रेनकोट और मास्क पहने एक साया गुजरा। वो झुका हुआ कीचड़ वाली छुरी की तरफ बढ़ा और बैठ गया। मेरे पूरे जिस्म की मसल्स एकदम खिंच गईं जब उसने छुरी का हाथ थमा। उसकी बगल के स्लीव्स में से एक उभरी हुई तेजाब की जलाने की निशान दिख गई। मैं अंधेरों से बाहर निकला। धुंधली रोशनी में उस चेहरा साफ देखा। ये शिंघाई नंबर 2 स्कूल के मशहूर जेंटल टीचर ली मिंगयुएन थे। मेरे अंदर तूफान उठाया। 3 महीने पहले लैब में खेलते बच्चों को बचाते हुए उन्हें खुद तेजाब लगा था, फिर भी उन्होंने उस बच्चे को प्यार से तसल्ली दी थी। वो अपनी बीवी से डरने के लिए भी मशहूर थे। हर जगह उनकी इज्जत थी। लेकिन अगर कातिल वही हैं तो पिछले जन्म के सारे राज खुल जाते हैं। पिछले जन्म में बाई वे अंधेरी गली में मारा गया, लेकिन भागा नहीं, क्योंकि वो इस सीधे साधे इंसान पे बिल्कुल भरोसा करता था। अगर ली मिंगयुएन ने रेनकोट से उसे छुपाने और घर ले जाने की बात की होती तो इतनी बारिश और रात में अकेली बाई वे को जरा भी शक नहीं होता। ये सोच के दिल दर्द कर उठा। लेकिन अभी कुछ सीधा करना ठीक नहीं था। उन्होंने अभी कोई जराइम नहीं किया।
मैंने सोचा उनके देर रात बाहर आने का मकसद जानता हूँ। ली मिंगयुआन ने सर उठा के देखा। मेरी भीगी हालत देख के चेहरा बदला। मैंने उनकी आंखों में गहरी नजर डाली और एक झूठ पकड़ लिया। ली मिंगयुआन कभी सिगरेट नहीं पीते थे, ये सब जानते थे, और वो बहुत अच्छा घर वाला इंसान था। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, रेनकोट भी दे देता हूँ, वो वही प्यारे अंदाज में बोले। मैंने सिर हिला के उनकी रेनकोट में घुस गया। रास्ते में मुझे लगा उनकी नज़र पास की अडल्ट आइटम्स वाली मशीन पे गई और जल्दी से वापस आ गई। फिर उन्होंने मेरा कंधा थाम लिया। पूरे रास्ते मैं किसी ख्वाब में चलता रहा। घर के दरवाजे पे ली मिंगयुआन ने फ़ोन निकाला, एक मैसेज भेजा और जल्दी से रख लिया। चाबी भूल गया। थोड़ा रुको, लेकिन मुझे लगा था उनकी कमर में चाबी थी। ये आज रात उनका दूसरा झूठ था। मेरा शक और बढ़ा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। ली मिंगयुआन की बीवी शेन चिंग थीं, उसी स्कूल की केमिस्ट्री टीचर। वो सिल्की नाइट गाउन में थीं, कमर का नाला ढीला था, गालों पे सुर्खी। अंदर की रोशनी में सोफे पे गिरता हुआ रेड वाइन का बॉटल, जलता हुआ सेंटेड कैंडल और बिखरे रोज पेटल्स दिख रहे थे। हवा में अभी भी कुछ महका हुआ था। उस एक पल में सारा मंजर साफ हो गया। ली मिंगयुआन आज रात बीवी के साथ रोमांटिक टाइम के लिए घर आए थे। ज़रूरी चीज़ खत्म थी, इसलिए बारिश में बाहर निकले। भले इंसान की आदत से नाले की रुकावट साफ करने गए। वहाँ छुरी हाथ लग गई। मुझसे टकरा गए तो कुछ खरीद नहीं सके और मुझे अकेला नहीं छोड़ सके। और पहले चाबी ना होने का ड्रामा, वो सिर्फ बीवी को कपड़े बदलने का वक्त देने के लिए था। उनकी हर हरकत अब बिल्कुल सीधी लगी। इतना भीग गए, लो ये तौलिया। शुक्रिया शेन टीचर। मैं तौलिया लेके सर पहुंचा, लेकिन शक अब एक और बड़ी परेशानी में बदल गया। अगर वो सच में एक अच्छे इंसान हैं, अगर बीबी घर में उनका इंतजार कर रही थी, तो ऐसा आदमी अपनी ही स्टूडेंट को देख के कातिल कैसे बन सकता है? शेन किंग ने ली मिंगयुआन के हाथ में कीचड़ वाली छुरी देखी। कहाँ से उठाई ये छुरी? इतनी गंदी क्यों है? नाले के नाके पे थी, रास्ता रोक रही थी। गू को देखा तो भूल गया फेंकना। ली मिंगयुआन छुरी कूड़ेदान में डालने चले। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। रुको ली टीचर, ये छुरी एक बार दिखाओ। ली मिंगयुआन ने हैरान होकर छुरी पलटी, धार अंदर, हाथ बाहर करके दिया। ये एकदम ऑटोमेटिक हरकत थी, साबित करता था उनका स्वभाव कितना जेंटल था। मैंने छुरी ध्यान से देखी, रंग बदल गया। पहले अंधेरा था, ढंग से नहीं देखा था। इस छुरी की धार पर हल्की सी मोड़ थी, जैसी सख्त चीज काटने से आती है। जांग यान ने इससे कुछ काटा होगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसी कोई मोड़ का जिक्र नहीं था, मतलब जख्म का निशान बिल्कुल अलग होता। ये असली हथियार था ही नहीं। मैं बिल्कुल गलत ट्रैक पे था। घबराहट में घड़ी देखी, रात के 11 बज गए थे। असली कातिल अभी अभी निकला होगा। दिल में हलचल मची। जल्दी से तौलिया शेन किंग को वापस किया। माफ़ी ली टीचर, रात बहुत हो गई, घर जाना होगा। रेनकोट थोड़ी देर के लिए ले जाता हूँ। छुरी उन्हें वापस दी, रेनकोट पहनी और बारिश में कूद गया। वापस केस वाली जगह पे आया। बार बार चक्कर लगाए। कभी कभी कोई राही गुजरता, लेकिन कोई ऐसे नहीं लगा जो बीच में रोक के कुछ करे। रात के 11:30। गलियां बिल्कुल सुन्नी थी। फ़ोन पे सीसीटीवी खोला। बाय वे सोफे पे सिमट के नींद और जागने के बीच झूल रहा था। फिर भी आंखें दरवाजे पे टिकी थी, मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने मुट्ठी भींची, रेनकोट उतारी और उस अंधे इलाके में घूमता रहा। आधी रात गुजर गई, कोई एक भी शक वाला बंदा नजर नहीं आया। दिल में एक गहरा बेकसपन और ठंडक उतर आई। क्या सच में चूक गया? आधी रात के बाद भी कोई नजर नहीं आया। अगर कातिल नहीं मिला तो बाईवेई का पिछले जन्म का जुल्म कैसे साफ होगा? मैंने सर उठा के बारिश अपने चेहरे पे गिरने दी। आंखों में नहीं हिम्मत आई। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। सीसीटीवी खोलते ही देखा, बाईवेई नींद में धुंधला सा था, लेकिन अकेले रहने के डर से दरवाजे तक आ गया था। फिक्र भरी नजर इधर उधर घूम रही थी। अचानक की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने जल्दी से सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा। उसने कैमरा की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान दी। वादा करता हूं, अभी आता हूं। फिर वो थका हुआ वापस ब्लैंकेट में सिमट गया। चेहरा थोड़ा सुकून आई। सूनी सड़क पे खड़ा मैं बारिश में भीगता रहा। ये मेरी सालों पुरानी आदत थी। ठंडक से दिमाग तेज होता है। मैंने आज रात की सारी मुलाकातें दोबारा सोचनी शुरू की। स्टोर का बंदा, येसी, 3 लफंगे, सबको शक की लिस्ट में लाया। येसी के पास कुछ था ही नहीं। लफंगों की छुरी का टाइप मैच नहीं करता था। शराबी और डिलीवरी वाले की छुरी भी असली नहीं थी। जब सबको हटा दिया तो एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। जहांग्यान माँ की वजह से भागी और छुरी वहीं छोड़ आई। लेकिन अगर माँ जल्दी ठीक हो गई तो आधा घंटा काफ़ी था हॉस्पिटल से एक चक्कर काट आने का। वापसी में छुरी खोई तो नज़दीकी दुकान से नया ले ली होती। केस फाइल में लिखा था, रात 10 से 11 बजे के बीच
किसी ने बारिश में एक फ्रूट नाइफ खरीदी थी। उसकी वापसी का वक्त बिल्कुल वही था जब मैं और ली टीचर वहां नहीं थे। पूरी बात जोड़ने के बाद जहंग्यान का शक एकदम बढ़ गया। इस अंदाजे को प्रूफ करना आसान था। अभी सीधा उसके घर जाओ। अगर वो घर आ गई है और सच में नया छोरी खरीदा है तो शक पक्का हो जाता। मैं याद से उसके घर की तरफ चला, दिल डूबी। घर की बत्ती जल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। जहांग्यान नंगा कंधा, सर पे तौलिया रखे। गो, इतनी रात को क्या हुआ? ये रेनकोट कहाँ से आई? मैं अंदर गया, सीधा नज़र मेज़ पे गई। एक बिल्कुल नया फ्रूट नाइफ रखा था। केस फाइल वाला रात को बारिश में छुरी खरीदने वाला वही था। ली टीचर की है। तो अभी अभी आई है? हाँ, माँ वाली जगह कुछ हो गया था, भाग के गई थी। तेरा बाप का छाता लेना भूल गई। तू इतनी रात घर क्यों नहीं गया? कुछ नहीं, बारिश में घूमना पसंद है। तेरी छुरी नीचे गिर गई थी, नई क्यों खरीद ली? अरे मैं सोच रहा था पॉकेट में नहीं है, कहाँ गिरी? ली टीचर ने उठाई थी, कूड़े में डाल दिया। कोई बात नहीं, वो छुरी से लकड़ी काटी थी, मोड़ आ गई थी, वैसे ही नहीं लेनी थी। वो आराम से हंस रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक उदासी भर गई। घर आने का वक्त बिल्कुल मैच करता था और सच में नया छुरी खरीद लाया था। शक खत्म करना मुश्किल था। सोचा सीधा बात करता हूँ। हम दोस्त हैं ना? दोस्त कहाँ, सब भाई हैं। कोई मुश्किल है तो बोल। उसकी मर्दानी सूरत देख के सीधा आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता किसी दिन तुझे किसी गलत काम में देखूं। जो भी करो अंजाम सोचो। आंटी को तेरे बिना कोई नहीं। जियांगयान रुक गई। उसने समझा मैं स्कूल में नकली सिगरेट बेचने वाली बात जानता हूँ। वो नाराज नहीं हुई, बल्कि मेरी बारिश में आई नसीहत से बहुत टच हो गई। फिकर मत, तू जानता है मैं कैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं मकसद हासिल करके उठ के चला। मुझे नहीं पता था इस अजीब सी नसीहत ने उसे सच में नकली सिगरेट वाला प्लान छुड़वा दिया। जब मैं बारिश में घुसा, उसने पीछे से अपना सीना थपथपाया और दिल में ठान लिया कि मैं उसका जिंदगी भर का भाई हूँ। मैं जियांगयान से अलविदा लेके ली टीचर की रेनकोट उठाए उनके घर के बाहर रखाई। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं बिना आवाज़ किए वापस हो गया। बारिश में भीगता हुआ घर की तरफ चला। मन थोड़ा हल्का था। अगर जियांगयान सच में कातिल भी होती तो अभी वो उस मोड़ पे थी जहां सही राह दिखाई जा सकती थी। आज रात इतने लोगों से मिला, अभी तक उससे ज्यादा शक वाला कोई नहीं था। घर पहुंचा, आधी रात हो चुकी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुन के ब्लैंकेट में आधी सोई बैवे ने झट आंखें खोली। मुझे देख के खुशी से मुस्कुराई और छोटी सी दौड़ लगा के आई। लेकिन करीब आई तो देखा मैं बारिश में पूरा भीग गया था। खाना लाने गए थे, खुद इतने भीग गए। बारिश ज्यादा थी, छाता टूट गया, खाना भी उड़ा गया। तेरी भी भूख नहीं मिटेगी। पहले नहाओ वरना सर्दी लगेगी। उसकी फिक्र भरी नजर देख के मुस्कुराया। गेस्ट रूम में सिर्फ तख्त है, कुछ नहीं रखा। आज रात सोफे पे काम चलाओ या मेरे साथ थोड़ी सी जगह में। मैं सोफे पे सो जाता हूँ। मजाक कर रहा था। तू बेड पे सो, मैं सोफे पे। पहले नहाता हूँ। अभी गीला फ्लोर और करना नहीं था, इसीलिए सीधा लिविंग रूम में ही भीगे कपड़े उतारने लगे। कपड़ों की सरसराहट सुन के बाई वई की नजर ऊपर उठी। कस के मसल्स देख के दिल तेज धड़का, चेहरा तपक उठा। आवाज नहीं निकली। पहले नहाता हूँ, निकल के तुझे अंदर बुला लूंगा। मैंने उसकी हालत नहीं देखी। गीले कपड़े उठा के बाथरूम चला गया। बाई वही ने यंत्रवत सर हिलाया। शावर की आवाज आई तो वो जैसे हड्डियां निकल गई हों। सोफे पे बैठ गई और अपने तपके हुए गालों पे हाथ की पीठ रख ली। कुछ देर बाद में टावल लपेटे बाहर आया। उसे अंदर भेजने वाला था, लेकिन देखा वो एक छोटी सी बिल्ली की तरह ब्लैंकेट में लपेट के सोफे पे गहरी नींद में था। हल्की सी नींद की सांसें आ रही थीं। मैं धीरे चल के उसके पास बैठ गया। उसका सोया हुआ चेहरा देखा। उसकी सीधी सांसें देख के भी लगता था जैसे सपना देख रहा हूं। हाथ बढ़ाया और चेहरे पे आए बालों को हटा दिया। बाजू पे सूखी ना हुई पानी की बूंद अचानक उसके अधखुले होठों पे गिर गई। उसने बेख्याल सा होंठ चीखा। मैंने जल्दी से उंगलियां कस लियों। खिड़की से बिजली कड़की। बाएं वे ने पलटा खाया और आधा ब्लैंकेट नीचे गिर गया। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसकी नरम तकली में हाथ आ गया। साफ महसूस हुआ। उसकी सीधी सांसें उछलने लगीं, पलकें कांपने लगी, गर्मी बढ़ने लगी। वो जाग गई थी, लेकिन आंखें नहीं खोली। मैंने कुछ नहीं बोला। ब्लैंकेट समेत उसे उठाया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ चला। बाहों में वो और ज़्यादा घबरा गई। मैंने उसे धीरे से बेड पे रखा, ब्लैंकेट हटाई और अपना दूसरा रज़ाई उठाई, फिर झुका। गरम सांस उसकी गर्दन पे लगी तो वो बेख्याल सी सिमट गई। मैं मुस्कुराया, पलटा और बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद बाईवे ने अंधेरों में आंखें खोलीं। असल में लिविंग रूम से कमरे तक के चंद कदमों में उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। वो इतनी घबरा गई थी, लेकिन मिला एक प्यारी सी शब बखैर।
उसने छोटी सी हाथ से रज़ाई का कोना पकड़ा और नाक तक ले आई। रज़ाई पे हल्की सी शावर जल की महक थी। पहली बार उसने सिर सिमट के नहीं बल्कि सुकून से लेट के रज़ाई कस ली और गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह पूरी रात की बारिश थमसी गई। नींद पूरी करके बाईवे जल्दी उठ गई। रात को सूखे कपड़े पहने और घर का शुक्रिया अदा करने के लिए कमरा साफ करने लगी। लेकिन जब वो धीरे धीरे बाहर निकली तो वहां रुक गई। मैं रात को बहुत थक गया था। टावल लपेटे ब्लैंकेट में सोफे पे सो गया था। अभी मेरी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वो टावल जो लपेटा था कब का नीचे गिर गया था। बाईवे का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। ध्यान हटाने के लिए उसने जल्दी से फ्रिज की चीजें निकाली और सैंडविच और गर्म दूध बनाना शुरू किया। लेकिन दिमाग में बार बार वो शर्मनाक तस्वीर आ रही थी। बाईवे ने नाश्ता मेज पे रखा ही था कि मैं भी सोफे पे जाग गया। नींद और जाग के बीच मैंने हाथ बढ़ाया, गोंद ढूंढने की कोशिश की। हाथ लगा ठंडा शीशे का टेबल। मैंने झट से बायां हाथ से उठने की कोशिश की। पुरानी लेफ्ट शोल्डर की चोट जो पुरानी गिरफ्तारी में लगी थी, बार नहीं। मैंने आंखें मसली, टावल हटाया, जिस्म देखा। एकदम यादें उलझ गईं। जिस्म पे पुराने चाकू के निशान गायब, उसकी जगह साफ और नौजवान जिस्म था। पूरा होश आ गया। सच में 10 साल पीछे आ गया था। झट से कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखा। दिल एक धड़कन रुका। फिर किचन में उसी की आहट दिखी तो गहरी सांस ली और सोफे पे धड़ से गिरा। बहुत अच्छा हुआ, सपना नहीं था। वो सच में उस बारिश वाली रात से बच गई थी। पिछले जन्म में पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मैं सदा थकान और पछतावे में डूबा रहा। एक दिन भी नौजवानी नहीं जिया। अब वो यहाँ है। मेरी नौजवानी भी वापस आई। इस बार सही से जीना था। गु नानचेंग, उठ जाओ, नाश्ता बन गया। पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। बाईवेई ने डाइनिंग रूम से धीरे से आवाज़ दी। मैं उठ के खुशबू की तरफ नका। हवा में ब्रेड और दूध की महक थी। बस आता हूँ। मैं इस पे पहुंचा। बाईवेई चुपचाप बैठी थी। अगली बार मेरा इंतज़ार मत करो, पहले खाओ। कोई बात नहीं, साथ ही बर्तन धोने हैं। बताओ कैसी लगी, सुधार करूं? इस हाथ से स्कूल के पीछे दुकान खोल लो। मैं कैशियर बनेगा, तू शेफ। अकेले रहता था तो ठीक था, तेरे साथ रहने के बाद सुस्ता हो जाऊंगा। बाईवे ने दोनों हाथ गालों पे रखे। मुस्कुराहट और बढ़ी। मैंने सैंडविच काटा। नरम अंडा और चीज़ जुबान पे पिघला। स्वाद लाजवाब था। एक टिश्यू निकाला, उसकी नाक पे लगा तेल पोंछा। बाईवे का कान एकदम सुर्ख हो गया। शर्म से सिर झुका के कप में दूध हिलाने लगी। नाश्ता खत्म हुआ। बर्तन उठाने लगा तो उसका हाथ आ गया। वो हाथ नर्म था, ठंडा भी। बाईवे ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली और किचन एकदम साफ कर दी। किचन से निकल के और काम ढूंढने लगी। तेरा हाल ठीक नहीं लगता। आजकल काम बिल्कुल बंद। मैं घर का मालिक हूं। मेरी बात मानो और आराम करो, वरना निकाल दूंगा। बैवेई वेले बात सुन के डर के चुपचाप सिर हिला गई। थोड़ी देर में मेरे साथ बाहर चलते हैं, कुछ कपड़े दिलाता हूं। घर से चेंज लानी है। घर का नाम सुन के चेहरा थोड़ा अजीब हुआ। जरूरत नहीं, नया खरीद लेते हैं। पैसा नहीं तो मैं लगाता हूं, उधार समझो। सूद समेत यहां काम करके वापस देना। वापस ना कर पाई तो जाने नहीं दूंगा। बाईवी समझ गई ये रोकने का तरीका था। दिल में थोड़ी सी गर्माहट आई, चेहरे पे सुकून वाली मुस्कुराहट आई और हाँ कर ली। तू कपड़े कहाँ से खरीदती है? स्कूल के पीछे वाली सेकंड हैंड दुकान। 50 में पूरा सेट मिलता है। मैं प्रॉपरली सैनिटाइज करती हूँ। सूप वाटर में 3 बार उबालती हूँ, फिर पूरी धूप में सुखाती हूँ। उसकी हिचकिचाहट में डर था कि कहीं मैं नाक भौना चढ़ाऊं। मुझे एक जगह याद आई, वहां के कपड़े अच्छे हैं। अचानक हाथ पकड़ा गया तो बाईवी आधा कदम आगे निकली। माथा मेरे कंधे की हड्डी पे हल्का सा लगा। उसने कुछ नहीं बोला, मुझे हाथ थामे चलती रही। एक ग्लास शोकेस के सामने रुके। दुकान का लकड़ी का दरवाज़ा आधा खुला था। घंटी और ग्रामोफोन की आवाज़ एक साथ आती थी। बाईवी ने अंदर रखे महंगे कपड़े देखे। थोड़ा ये बहुत महंगा लगता है। मालिक मेरी माँ की पुरानी सहेली है, स्टूडेंट्स के लिए काम करती है, ज्यादा नहीं। अंदर चलो। दरवाजा धकेला। अंदर कपड़े की महक भरी थी। काउंटर के पीछे सुई ने सर उठा के नजर दोनों के पकड़े हुए हाथों पे गई। आंखों के कोने हंस पड़े। कितनी प्यारी लड़की, गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े चूज करने लाए। बाईवे का कान एकदम सुर्ख हो गया। मैंने उसकी घबराहट भांपते हुए हाथ छोड़ दिया। शुई आंटी, कुछ नए कपड़े दिखाओ। अंदर के कपड़े भी चाहिए, प्योर कॉटन वाले। सुई मुस्कुराते हुए बाईवेई को पर्दे के पीछे ले गई। पर्दा सिर्फ गर्दन तक था। बाईवेई को लगता रहा जैसे वो मेरी नजर में है। शर्माते हुए रैक के पीछे छिपती रही। मैं विंडो के पास बैठ के सैंपल बुक देखने लगा। पर्दे के पीछे की धीमी आवाज साफ सुन रही थी। वो लेस वाला सच में नहीं चाहिए। आंटी की बात सुनो, औरत खुद के लिए पहनती है।
अंदर वाला अपनी मर्जी का होना चाहिए। ये सेट नानचिंग उस चीकी लड़के को पागल कर देगा। तू पसंद करती है तो वो भी खुश, दोनों काम एक साथ। बाईवी ने रिश्ता क्लियर करना चाहा, बात मुंह तक आई लेकिन बोल नहीं पाई। आखिर सुर्ख मुंह लेके चुपचाप खरीद लिया। अंदर के बाद सुई और भी कपड़े लाई। अंदर से कपड़ों की सरसराहट सुन के मेरी गर्दन पे पसीना आ गया। दिमाग में उसका पहना हुआ अंदाज बार बार आने लगा। पर्दा झटका के खुला। अजीब तो नहीं लगता? बाईवी ने स्कर्ट का कोना पकड़ के आधा चक्कर खाया। धूप ने उसे सोने जैसी बना दिया। कपड़े का घेरा हिलाया जैसे कोई नाजुक परी। मैं झट से उठा, उसकी कमीज का कॉलर सीधा किया, दूसरा बटन सीधा किया। अचानक उसकी गर्दन की जिल्द से हाथ लगा। झट से हाथ खींचा और हट बनाओ के टॉप उसके सर पे रख दिया। लगता है दोनों को पसंद है, ये सेट भी ट्राई करो। पर्दा फिर उठा। आधी ट्रांसपेरेंट लिनन फैब्रिक ने सुबह की रोशनी में एक नाजुक सिलुएट बनाया। मैं एकदम से नजर नहीं हटा पाया। शू यी की नज़र काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारे कपड़े परफेक्टली फिट थे। ज्यादा हो रहा था तो मैंने आवाज़ दी, हो गया शू यी आंटी, और मत दिखाओ, कार्ड खत्म होने वाला है। डर क्यों, माँ से क्लीन कर लेना, बहू के लिए खर्च करती तो खुश होगी। मैंने सोचा था तुम दोनों ऑलरेडी। मैंने मुस्कुराते हुए बार बार रिक्वेस्ट की कि सीक्रेट रखो। शू यी ने फ्रंट प्राइस पे दिया। बिलिंग पे अंदर वाले कपड़े अलग रैप करके मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, तेरी छोटी गर्लफ्रेंड की मेजरमेंट्स शू यी ने खास नोट कर ली हैं। मैं खांसी के साथ सुरखा के काट दिया। नज़र के कोने से देखा, बाईवे खिड़की के पास लेस वाले कपड़े देख रही थी। सुबह की रोशनी में वो बहुत खूबसूरत और ताज़ा लगी। अचानक दिमाग में पिछले जन्म की बारिश वाली रात की वो दर्दनाक तस्वीर कौंधी। मैंने मुट्ठी कस ली और दिल में कसम खाई, जब तक जिंदा हूं इस खूबसूरती को कुछ नहीं होने दूंगा। कपड़े हो गए, अब बस बिस्तर का सामान बचा था। मैं शॉपिंग बैग लेके आगे बढ़ा। बाईवे थोड़ी पीछे थी, चोरी चोरी नज़र से बैग में मिंट ग्रीन रंग देख रही थी। फर्नीचर वाला चौथा फ्लोर पे है, जो पसंद आए ले लेना, सोना तो तुझे ही है। उस वक्त हम दोनों घूमते कपल की तरह लग रहे थे। वो थोड़ी घबराहट और मिठास लिए बेडिंग शॉप में आई। वार्म येलो लाइट्स में सब कुछ नरम लगता था। मैं शॉपिंग कार्ट लेके उसके साथ चला। वो झुक के चीजें देख रही थी। अजीब सा घर बसेने वाले एहसास ने घेरा। ये महंगा तो नहीं होगा? महंगा क्या, जो पसंद आए देखो। मैंने एक सिल्क रजाई उठाई और उसकी बाहों में दे दी। वो हंस दी, कुछ नहीं बोली। जब मैं नीचे बैठ के फिलिंग कंपेयर कर रहा था, उसने वो 4 अंकों वाली सिल्क रजाई रख दी और सस्ती हल्की ग्रीन वाली उठा ली। ये हाथ में अच्छी है। अच्छी कहाँ, क्वालिटी इतनी गंदी क्यों है? समझ गया। प्राइस देख के हिचकिचाया था। उठा और उसके माथे पे हल्का थप्पड़ दिया। अच्छी नींद के लिए अच्छा बिस्तर जरूरी है। और अब तू गेस्ट रूम में नहीं रहेगी, इसको साफ करके गेस्ट के लिए भी रखा जा सकता है। महंगा हो तो कोई बात नहीं। इस हम वाले अंदाज ने उसे थोड़ा चौड़ा किया। वो थोड़ी देर रुकी। ये मैट्रेस ट्राई करो। उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैंने उसे खींचा और फ्लफी सिल्क रजाई में दबा दिया। मेमोरी फोम पिलो उसके सर के नीचे रख दिया। हाथ से उसकी कमर हल्की सी टच कर दी। बेवी नरम बिस्तर में था, गाल हल्के पिंक, लगता था हवा में मीठी महक भर गई हो। सारा सामान खरीद के वो कार्ड देख के धीरे से बोला, शुक्रिया गोनानजिंग। मैं अचानक रुक गया। वो बेख्याल आके मेरी पीठ से टकराया। आगे से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, काम से दिखाओ। मुझे वापस करने से पहले खुद कुछ नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा रुका, फिर चुपचाप सर हिला दिया। चलो घर चलते हैं। पेमेंट की, एड्रेस छोड़ा। दुकान वालों ने सामान पहुंचाने का कहा। कपड़े लेके घर की तरफ चला। रास्ते में कोने की दुकान से ओस्मान थसवाइन की मीठी बू आई। मैंने एक गरम राइस केक खरीद के फूंका और उसके मुंह के पास ले गया। उसने एक काटा। शुगर ओस्मानथस थोड़ी सी मुंह के कोने पे लगी। मैंने अंगूठा से पहुंच दिया। स्वाद अच्छा लगा, बहुत मीठा और खुशबूदार। अगली बार छोटी गली में ले चलूंगा और ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। वो मेरी पीठ को खामोशी से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो दिल में वो पुराना वादा याद रख रहा था जो हमने बचपन में पार्क में किया था। हाथ धोने का सामान लेकर घर पहुंचे। बिस्तर आ चुका था। मैं गेस्ट रूम में कारपेट पे घुटने टेक के रजाई में कवर डालने लगा। वह नई तकिया पकड़े खड़ी थी। मैं कर लेती हूँ, तू खुद को कवर में बंद कर लेगी। मैंने नई वाइट बेडशीट खोली, पलटा और उसके सर पे ओढ़ा दी। अब ये पूरा बेड, पूरा कमरा तेरा है, जब तक मन करे रह। ये सीधा सा जुमला सीधा उसके दिल में उतर गया। वो अचानक पलट गई। मैंने हवा में एक हल्की सी कसक महसूस की। देखा उसके कंधे थोड़े अजीब से कांप रहे थे। वो रो रहा था। शायद पहली बार अपना घर होने का एहसास हुआ था। माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया, अभी खुश मत होना, किराया पूरा लेना होगा। रहना है तो सोच लो कैसे वापस करोगी। ये सुन के बाईवे ने आंखों के कोने पहुंचे और पलटी। आंखें थोड़ी सुर्खी, लेकिन चेहरा एक बहुत ही रोशन और खुश मुस्कुराहट से भर गया।
मैंने बाईवे को सब कुछ सेटल करवा के सोफे पे लेट के थोड़ी सांस लेने ही वाला था कि अचानक डोरबेल बज गई। बाईवे घबराहट में एक कदम पीछे हटी। पिछले जन्म की वो खतरनाक रात याद करके मेरी नर्व्स पूरी तरह खिंच गई थीं। मैंने एक पल भी ढीला नहीं किया। डर था कहीं बाहर वो छुपा हुआ कातिल ना हो। मैं झट से उठा और उसे अपने पीछे कसा के खड़ा हो गया। रुको। मैं खोलता हूँ। उसने मेरी ज्यादा प्रोटेक्टिव हरकत महसूस की। थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आंखों में एक हल्की सी मिठास आई। मैं पीप होल से देखा तो बाहर जियांग यान खड़ी थी, अभी तक का सबसे बड़ा सस्पेक्ट। पिछले जन्म में आज के दिन वो मेरे घर कभी नहीं आई थी। टाइमलाइन बदल गई थी। इस अचानक आने ने मेरी चौकसी एकदम बढ़ा दी। दिल थाम के दरवाज़ा खोला। जियांग यान, तू कैसे आई? क्या बिना वजह नहीं आ सकता? कल रात इतनी बारिश में भीगा, सर्दी ना लग जाए, माँ से सीख के कढ़ा बना कर लाया हूँ। उसके हाथ में थर्मस देख के समझ आया। कल रात बारिश में नसीहत करने आई थी, उसी ने टच होकर ये सब किया था। इस सीधे साधे भाई वाले लड़के को देख के कुछ समझ नहीं आया। सच में सर थोड़ा भारी है, तो जल्दी से 2 कटोरे पी लो। जियांग यान अंदर आने लगा तो अचानक पीछे खड़ी बाईवई दिखी। एक पल रुका, नज़र दोनों के बीच गई। बाईवई, तू जानती है इसको? समझ गया। भाभी नमस्ते। लगता है आज गलत वक्त आ गया। ये रेड शुगर जिंजर जूजूबी कढ़ा गरम गरम पियो, भाभी के लिए भी बहुत फ़ायदेदार है। मुझे माँ के पास हॉस्पिटल जाना है। जियांग यान पलटा और भाग गई। उसकी सीधी साधी पीठ देख के दिल में उलझन भर गई। मुश्किल था यकीन करना कि इतना सच्चा दोस्त ऐसा जालिम कातिल हो सकता है। दिल से चाहता था जल्दी से कोई और सच वाला सस्पेक्ट मिले और जियांग यान का नाम साफ हो। बाईवई ने जियांग यान के जाने की तरफ देखा। सब कहते हैं वो बुरी बुली है, लेकिन देखने में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। चेहरा देख के इंसान नहीं पहचानती, उसकी भी अपनी कहानी है। सब इतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। मैंने थर्मस खोला, गहरी अदरक की खुशबू आई। 2 कटोरे निकाले, एक बाईवई को दिया। गरम गरम पी लो, तू भी कल भीगी थी। तेरा रंग कुछ वक्त से ठीक नहीं लगता, ये पी के कुछ ठीक होगा। तीखा मीठा काढ़ा उतर के एकदम गर्माहट फैल गई। पहले सब उसे बुरा कहते सुनती थी, सोचा था ऐसा होगा, पर वो तो काफ़ी अच्छा निकला। जिंदगी ने मजबूर किया। वरना ऐसी नहीं होती। ये सुन के बाईवई का चेहरा थोड़ा धुंधला हो गया। ये छोटे से लफ्ज़ों ने उसकी अपनी तकलीफ भी छू ली। बाईवई के घर के बारे में मुझे थोड़ा ही पता था। पिछले जन्म में उसका केस इन्वेस्टिगेट करते वक्त माँ बाप से मिला था, कुछ हाथ नहीं आया। माँ बाप का तलाक हुआ था, दोनों ने नए घर बसाए। वो माँ के साथ रहती थी, इसलिए मुझे यकीन था पिछले जन्म की रात वो भागते हुए मेरे घर आई। उसकी अपनी फैमिली वाली वजह ज़रूर थी। पिछले जन्म में पड़ोसी से पता चला था कि वो रात बारिश में घर से निकली क्योंकि सौतेले बाप से लड़ाई हुई थी। उसने उसे छौरा भी मारा था। जब पूछा तो सबने मना किया। उन्होंने कहा सौतेले बाप का पाँव फिसला और वो माँ की साइब काटती छुरी से लग गया। ये भी कहा कि बाईवई के फ़ोन में किसी लड़के की तस्वीर देख के थोड़ा बोला था, उसी पे झगड़ा हुआ। बाईवई के जाने के बाद थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल गए थे। सीसीटीवी ने उनका वक्त कंफर्म किया, केस से बाहर हो गए। लेकिन जब बाईवई के मरने की खबर मिली, सौतेले बाप पे कोई असर नहीं था। माँ वहीं बेहोश हो गई, बाद में पागल हो गई। और भी दर्द था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला बाईवई उस रात माँ के घर से निकल के बाप के घर भी गई थी, लेकिन थोड़ी देर में वापस निकल आई। सीसीटीवी में उसका सर झुका था, आने से ज़्यादा उदास थी। उस बारिश वाली रात 2 घर वाले रहे, आखिर मेरे पास आई। सोचना भी नहीं चाहता था। मेरे दरवाजे पे दस्तक देते वक्त उसके अंदर कितनी टूट चुकी होगी, ये सोचते ही अंदर पछतावा डूब जाता था। खैर, किस्मत ने दूसरा मौका दिया, अब उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। गरम दूध लेके सोफे के पास आया। बाईवई कोने में बैठ के किताब पढ़ रही थी। वार्म लाइट में उसकी नरम सी झलकती थी। देखा वो बिना ख्याल के बाएं कलाई के अंदर की तरफ पे एक हल्के पिंक चांद जैसी निशान रगड़ रही थी। शहद मिला हुआ है, पी लो। मैंने ग्लास उसके हाथ में रखा। उसने पीने वाली थी, मेरी बात याद आई और रुक गई। दूध की खुशबू में नजर गई वो किताब देख के। हाँ, सीख के तुझे भी बताऊं। वो मुस्कुराई। बातों के बीच खिड़की के बाहर गाड़ी की तेज ब्रेक्स की आवाज आई। बाईवई एकदम जकड़ गई, दूध गिराते गिराते बचा। मैंने जल्दी से उसका कांपता हाथ पकड़ा। बाहर देखा, कुछ नहीं था। वापस उसके पास बैठ के हाथ थाम लिया। फिक्र मत, तू अभी मेरी उधार लेने वाली है, चुकाए बिना कोई तुझे नहीं ले जा सकता। अभी अभी डरा हुआ था, ये सुन के दिल और तेज धड़का। सीखने के बाद देखते हैं हम दोनों मिले हैं कि नहीं। डर है तू मुझे नुकसान करेगी। बाईवई का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने पहले ही चोरी से दोनों की कुंडली मिलाई थी, काफ़ी अच्छी थी। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है? थोड़ी सोची है लेकिन पक्का नहीं। तेरा?
मेरा सीधा है, तू जो चुने वही। तू मेरा इतना उधार है, नज़र ना रखूं तो भाग जाए। भई वही ने चम्मच से हल्के हल्के घुमा के मेरी आंखों में देखा। अंदर से एक मीठा कसाव आया। मैं क्योतो या बीजिंग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ। ये दोनों आसान नहीं है। साइकोलॉजी क्यों सोची? दिमाग में उसकी माँ के पागल होने की बात आई। क्या माँ पहले से बीमार थी? बाई वे ने मुंह खोला, फिर कुछ नहीं बोला। ये अच्छा सब्जेक्ट है, अपना दिल भी मजबूत होगा, पूरी मेहनत करूंगी तो मैं पढ़ने में हेल्प करूंगा। उसने हैरान होके देखा। क्लास में मेरी पोजीशन एवरेज थी, जबकि वो टॉप पे थी। मुझे नहीं लगता। तेरी आदत है, झूठ बोलते वक्त आंखें नहीं मिलाती और बात रुक जाती है, ये मुझे पता है। ये सुन के उसे लगा मैंने हमेशा ध्यान से देखा था। अंदर मिठास दूध से भी ज़्यादा हो गई। खुद को साबित करने के लिए मैंने प्रैक्टिस पेपर्स निकाले और झट-झट कई पेजेस हल कर दिए, तेज़ी से और सही। असल में पिछले जन्म में पुलिस यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए इन सवालों को पागलों की तरह पढ़ा था। ये तो रगों में उतर चुके थे। ये छुपा हुआ पढ़ाई वाला अंदाज देख के बाई वे की आंखों में आदर चमका। अब तो और ज़्यादा फीस हो गई। अगर नहीं चुका सकी तो जल्दी से लिखो, अपनी जान मेरे नाम। मैंने कागज़ और कलम निकाला। मजाक में कहा था, लेकिन उसने सच में ले लिया। झुक के लिखने लगा। देखना चाहता था क्या लिखेगा, लेकिन बाई वे ने सिर्फ बिल ऑफ सेल और अपना नाम बाई वे लिखा। बीच में बड़ी सी जगह खाली छोड़ दी। मुस्कुरा के वापस दिया। बीच की शर्तें तुम डेट होल्डर खुद भरो। तो मतलब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ? तो आप क्या सर्विस चाहते हैं सरदार जी? वो शरारती मुस्कुराया। मैं अचानक उसके कान के पास झुका। गर्म सांस उसके कान के पीछे लगी, हल्की सी गुदरमाई। सर्विस नहीं, एक हुक्म है आज के लिए। बै वे ने घबराहट में थोक निकला। रात को 10 बजे सोने जाओ, सुबह 7 बजे से पहले उठना मना है। कल नाश्ता मैं बनाता हूँ। उसने हैरान होके देखा, फिर दिल में वार्मथ भरी खुशी से मुस्कुराया। जो हुक्म सरदार जी। रात को मेरे सख्त हुक्म पे बाई वे सीधा सो गई। गरम दूध रख के दरवाज़ा लगा दिया, लॉक नहीं किया। वो दरवाजे को देखता रहा और आखिर लॉक नहीं किया। अपने कमरे में आके चैन की सांस ली। पिछले जन्म में खुद को दोषी समझ के सिर्फ काम किया। उस्ताद की आराम वाली पोस्ट भी ठुकरा दी। डर था फुर्सत में याद आएगा। अब 10 साल पीछे आ गया। वो बच गई, मैं भी फ्री हुआ। खुद को यकीन दिलाया और गहरी नींद में गया। सपने में चाइल्डहुड के पार्क में था। एक चाइना डॉल जैसी छोटी लड़की रो रही थी। इतनी बड़ी होकर भी रोती हो? नहीं रोती। किसी ने तंग किया, उनसे माफ़ी मनवाता हूँ। वो जल्दी से बोली, किसी का कसूर नहीं। उसने साफ रुमाल निकाला, प्यार से आंसू पोंछे। मुझे क्यों देख रही हो? उसने पानी में अपना चेहरा देखा, हैरानी से मुस्कुराई। मैं घू नानचंग हूँ, यहाँ अक्सर आता हूँ। कोई बात हो तो मेरे पास आ जाना। माँ की आवाज़ आई तो वो भाग गया। ट्रिंग ट्रिंग अलार्म बजा। मैं झट उठ गया। मुंह से निकला, ये सपना अचानक क्यों आया? उसी वक्त बाई वे भी उसी पार्क के सपने में थी। मेरे माँ बाप में से एक जाने वाला है। रो मत, ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरे दोनों चले गए, मैंने एक आंसू नहीं बहाया। छोटी बाई वे हैरान रह गई। उसे नहीं पता था ये छोटा लड़का इतना हिम्मत वाला था। उसने सीधा उसे अपनी बाहों में ले लिया। माँ बाप गए तो कहाँ जाओगे? नाना नानी के पास। बड़े कहते हैं काम खत्म करके वापस आएंगे। सुना है नए लोग आएंगे तो मुझे नहीं चाहेंगे। मैं बहुत डरी हूँ। छोटे लड़के ने फिर से आंसू पोंछे और हाथ थाम लिया। तो हमारे घर आ जाओ, घर बड़ा है। माँ बाप कहते हैं बेटी चाहिए, आओ एक घर वाले बन जाते हैं। ये बचकानी बात सुन के छोटी बाई वे फिर से रो पड़ी। दुनिया में उसकी भी जगह थी, लेकिन फिर वो दोबारा कभी नहीं आई। एक पुर्जे पे ख्यालात लिखे और दोनों के मिलने की जगह रख दिए। सपने के आखिर में बाई वे जाते हुए उस लड़के की पीठ देख रही थी। कब से आंखें भर आई थीं। मैंने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खटखटाया, बाई वे को जगाया। मेज़ पे रेड डेट्स, रेड बीन्स, राइस और लिली फ्लावर का दलिया बनाया था। वो छोटी सी बिल्ली की तरह फूंक मार के दलिया पी रही थी। मैं देखता रह गया। इतना क्यों देख रहे हो? अचानक लगा तुम किसी से मिलती हो। बचपन में एक छोटी सी लड़की थी, काफ़ी दिनों में चली गई। तुम वैसी लगती हो। उसने अलविदा नहीं किया? नहीं, एक टूटा हुआ पुर्जा था, तब पता चला। बाई वही और भी वैसी लगती गई। मैंने पूछा, क्या बचपन में किसी पार्क में किसी छोटे लड़के से मिला था? उसने शरारती मुस्कुराहट दी और कहा, अंदाज़ा लगाओ। बाई वे का मूड साफ दिख रहा था, खिल गई थी। अब समझ गई कि मैंने उसका नाम सुन के कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया था। वो पुर्जे पे नाम था जो भीग के ख़त्म हो गया था। जान के मैंने हमेशा याद रखा। उसने सीधा जवाब नहीं दिया। मेरा अंदाज़ा है तू वो नहीं, क्योंकि तू उससे ज़्यादा खूबसूरत है। एकदम सुर्ख हुआ चेहरा देख के मैंने खुशी से मुस्कुराया। नाश्ता ख़त्म करके उसे फ़ोन दिलाने चला।
हमेशा साथ रखना मुश्किल था। साथ ही सोच रहा था माँ से पैसे कैसे मांगूं। कल कपड़ों और महंगे बिस्तर पे कार्ड खत्म हो गया था। मैसेज किया 5,000 मांगे, माँ ने सीधा 5,000 भेज दिए। साथ मैसेज आया, कम हो तो और मांगो, बहू के लिए खर्चो, माँ खुश होगी। सुई ने माँ को बता दिया था। इस बार के सपोर्ट के साथ दिल में सुकून आया। इतवार को कुछ खास जाना है। पुरानी कॉलोनी के पार्क में जाना है। पुरानी कॉलोनी का पार्क, वहाँ ही वो छोटी लड़की मिली थी। उसकी बात, माँ बाप के अलग होने की बैकग्राउंड और झूठ बोलते वक्त आंखें नहीं मिलाना, सब एक साथ जुड़ गया। दिल में एक तेज लहराड़ आई। पिछले जन्म में उसकी मौत के बाद दुनिया अंधेरी हो गई। बचपन याद करने की फुर्सत नहीं मिली। अब सोच के वो वही छोटी लड़की थी। वहाँ की पतंग अच्छी होती है, पतंग लेके चलें, फिर छोटी गली घूमते हैं। हाँ, मैंने कभी पतंग नहीं। पतंग उड़ाने की खुशी में वो एक बच्चे की तरह खुश थी। दिल भर आया। आम इंसान की आम खुशी उसके लिए नई चीज थी। दिल में कसम खाई, जितने रंग उसकी जिंदगी में कम है, सब भर दूंगा। पहले फोन दिलाता हूं, बिना फोन के कुछ हो गया तो डेट होल्डर कहाँ ढूंढूंगा। ये अजीब सा बहाना सुन के वो हंस के सिर हिला दिया। फोन की दुकान का दरवाज़ा धकेला। अटेंडेंट ने जल्दी से डस्ट कवर हटा के छोटे कपल्स के लिए पिंक फोन दिखाना शुरू किया। ये सुन के बाईवे ने शर्म से ग्रीन स्कर्ट का कोना पकड़ा। मैंने एक 4888 वाला स्मोक पिंक फोन दिखाया। वो प्राइस टैग देख के रुक गया। मैंने झट से हाथ से रोक दिया। प्राइस नहीं देखना, डेट होल्डर का हुक्म है। अटेंडेंट ने सैंपल लेकर सेल्फी मोड में दिखाया। फ्रेम में मेरा चेहरा आया। बाईवे ने घबराहट में शटर दबाया। तस्वीर में सिर्फ कपड़े का आधा कोना था। सेल्फी में इतना दूर नहीं, इतना पास होना चाहिए। मैं झुक के उसका हाथ थाम लिया। हाथ की गर्माहट उसकी जिल्द में उतर गई। उसके बालों के पास से शटर दबाया। स्क्रीन चमकी। वो थोड़ी सी ऊपर देख रही थी। मेरा चेहरा उसके बालों के साथ था। पीछे शीशे में दोनों की मिलती परछाइयां। कोई भी देखता तो चोरी से सेल्फी लेते कपल लगते। फ़ोन खरीद के अटेंडेंट ने ऑफ़र किया कि कपल नेम्स के इनिशियल्स फ्री में लिखते हैं, तो ये लिखो GNCM। बाईवे ने ये लेटर्स देखे। चेहरा कंफ्यूज था। पहले 3 उसके नाम के हैं, पर आखिरी 2 का मतलब। दुकान से निकलते वक्त भी सोच रही थी। दरवाजे पर ठोकर लगते लगते बची। मैंने झट से पकड़ लिया। उसके बालों की खुशबू नाक के पास थी। सीधा देख के चलो बेवकूफ़। जल्दी बताओ वरना मैं सोचती ही रहूंगी। उसने मुश्किल से मेरी स्लीव खींची, थोड़ा नखरे भी किए। ठीक है सुनो, मैं तुम्हारा डेट होल्डर हूं ना। MM मतलब माय मास्टर। और भी कुछ मतलब निकाल सकते हो। बाईवी को समझ आ गया। फिर कुछ और भी दिमाग में आया। दिल तेज धड़का, चेहरा फिर सुर्ख हो गया। मैं दिल में हंसा। वो जरूर सोच रही होगी, मेरा मर्द। ये मैंने कहा नहीं, ये उसकी अपनी मीठी सोच थी जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। बस धीरे धीरे पुरानी कॉलोनी की तरफ जा रही थी, वही जगह जहां बचपन मिला था। मैंने एक ईयरफोन निकाला और धीरे से उसके कान में लगा दिया। ये गाना सुना है? हाँ, ये मुझे पसंद है। एकदम काफ़ी यादें दिल में दौड़ने लगी। पिछले जन्म में मैंने कई रातों को ये गाना सुन के उसे याद किया था। लिरिक्स में एक लाइन थी जो बिल्कुल उसकी तकदीर जैसी लगती थी। एयरफोन से वो दर्दनाक आवाज़ आ रही थी। बाईवे ही सुनते सुनते रोना लगे। आंसू बिना आवाज़ के बह रहे थे। मुझे नहीं पता था पिछले जन्म में उसने कितनी बार छत से सब खत्म करने का सोचा था। बचपन के उस छोटे लड़के की याद ने उसे थामा था। अभी के आंसू उस अंधेरी जिंदगी को अलविदा कहना था। मैं गम में डूबा था कि एक नर्म हाथ मेरे गाल पे आ गया। बाईवे की आंखों में दर्द भरी ममता थी। फिर उसने बिल्कुल बचपन की तरह मुझे अपनी बाहों में खींचा। उस लड़की की वार्मथ और पार्क वाली छोटी लड़की की याद एक हो गई। मैंने रोकने की कोशिश नहीं की, वक्त वहीं रुक गया। सुबह की रोशनी खिड़की से आई। दोनों के दिल का बोझ हल्का हुआ। बस से उतरे। पुरानी कॉलोनी में पतंग की खुशबू और साफ हवा थी। नाश्ते की दुकानें, साइकिल की घंटियां, सब कुछ वैसा ही था। गली के आखिर में पतंग लेने गए। बाईवे एक छोटी सी बच्ची की तरह मेरे पीछे पीछे थी। एक पतंग वाले के सामने रुके। उसने एकदम पिंक बटरफ्लाई पतंग पसंद की। कपल को एक एक लेनी चाहिए, ये ब्लू वाली बिल्कुल जोड़ी की लगेगी। एक पतंग रखूं तो उसका हाथ थामने का मौका भी मिलेगा ना। दुकानदार हैरान रह गई। बाईवे ने मुंह छुपा के हंसी। घबराहट थोड़ी कम हुई। हवा में मैंने पतंग लेके दौड़ के दिखाया कैसे उड़ाते हैं। मेरी देखा देखी बटरफ्लाई पतंग आकाश में चली गई। बाईवे ने सर उठा के देखा। आंखों में ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। ट्राई करनी है? मैंने धागा वाला रील दे दिया। हवा और तेज हो गई। वो लड़खड़ाई। मैंने पीछे से घेरा।
गर्म हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा, उंगलियां उसके कंधों को हल्के से छू गईं, उसकी महक महसूस की। गुनांचन, याद है बचपन में कहते थे बादल कॉटन कैंडी जैसी लगती है, खानी है? अब और ज्यादा मिलती जुलती चीज मिली। क्या? तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसी, नरम और मीठी। दोनों की मीठी बात चल रही थी कि नज़दीक एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। जांग्यान, यहाँ क्या कर रही हो? जांग्यान ने एक पल रुका। अरे कुछ नहीं, दोस्त का वेट कर रही हूँ। उसकी नज़र के साथ नज़र गई। वो एक कोरियन लड़की को देख रही थी जो बाप की ग्रिल के ढाबे में हाथ पटा रही थी। वो लड़की देख के पिछले जन्म की जांग्यान की दर्दनाक कहानी याद आई। पिछले जन्म में जांग्यान उस लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की के बाप को उसकी बुराई में ज़्यादा यकीन था। जांग्यान ने बहुत कोशिश की, बाल कटवाए, टैटू छुड़वाया, बुरे दोस्त छोड़े, सिगरेट बंद की, कपड़े भी साफ सुथरा पहनने लगे, लेकिन लड़की के बाप की नज़र में वो हमेशा बुरी ही रही। लड़की ने दुखी होकर घर छोड़ दिया और जांग्यान के घर आ गई। जांग्यान की माँ खुश थी, लेकिन कहती रही लड़की को बाप से बात करनी चाहिए। फिर एक रात लड़की का बाप पुलिस लेके आ गया और मोहल्ले के सामने जांग्यान को बुरा भला कहा, उसके खिलाफ केस की धमकी दी। जांग्यान की माँ जो पहले से बीमार थी, ये सुन के वहां ही दम तोड़ गई। लड़की के बाप की सारी सोच उल्टी पड़ गई। सिर्फ डरा धमकाना चाहा था, ये नहीं सोचा था। एक प्यारी सी मोहब्बत दुश्मन में बदल गई। जांग्यान के लिए माँ ही सब कुछ थी। दर्द और गुस्से ने उसे आपे से बाहर कर दिया, किसी तरह रोक के रखा गया। बाद में लड़की के बाप को पछतावा हुआ, लेकिन जांग्यान कैसे उस इंसान की बेटी के साथ रहती जिसने माँ को ख़त्म किया। दोनों अलग हो गए। थोड़ी देर में जांग्यान ने स्कूल छोड़ा और शहर छोड़ दिया। काफ़ी सालों बाद मैंने इसे एक केस रूम में देखा। वो फटे कपड़ों में पुल के नीचे सोती थी, पागल हो चुकी थी। सिर्फ एक ही बात कहती थी, माँ के कातिल से बदला लेना है। इतने दर्द ने उसका दिमाग चला दिया, भूल गई कि कैसे बदला लेना है, बस पागलपन में ज़िंदगी गुजार रही थी। ये याद करके दिल में जो दर्द हुआ वो बाई वही की तस्वीर से कम नहीं था। इसीलिए पिछले जन्म में छुरी ने शक जांग्यान पर किया था। फिर भी मुझे यकीन था वो ऐसा नहीं कर सकती। किस्मत ने दूसरा मौका दिया तो ये दुख भी नहीं देखने दूंगा। मैंने सोचा था कि तैयार किया हुआ एक भागे हुए मुजरिम का क्लू जांग्यान को दे दूं। पुलिस का नाम लगेगा तो लड़की के बाप का प्रेजुडिस जरूर कमजोर हो। क्या हुआ गू? कल स्कूल में बताता हूँ। जांग्यान ने सर खुजाया, हैरान होके देखा। बातें हो रही थी कि एक छोटा सा लड़का थामे एक आदमी गुजरा। मुझे देख के वहीं रुक गया। ये सी इत्तेफाक से मिला, भाई के साथ घूम रहा है। ये सी ने बिना कोई एक्सप्रेशन के सर हिलाया। लगता था समझ नहीं आ रहा था क्या चेहरा बनाए। गू भाई नमस्ते, उसके छोटे भाई येशी ने प्यार से कहा, क्योंकि मैंने उसके भाई की मदद की थी। वो मुझसे काफ़ी क्लोज था। तुम भी अच्छे हो येशी, बहुत शाना हो। मैंने मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ फेरा, लेकिन बाईवे ने येशी की नज़र में कुछ अजीब पकड़ा। जब गू नाननचन ने येशी को छुआ, येशी की आंखों में काबू न होने वाली तड़प और जज्बात थे। वो भाई की कुर्बत से ज़्यादा जलुस था, पूरा जिस्म हल्के से कांप रहा था। बाईवे ये अजीब सी चमक देख के डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी ये शर्त भरी नफरत थी या कोई और अजीब सी चीज़। बाईवे की नज़र पड़ते ही येशी ने एकदम पलट के तेरी आंखों से देखा। बाईवे डरते हुए एक कदम पीछे हटी और मेरी स्लीव खींच के मुझसे चिपक गई। मैंने येशी की तरफ देखा। वो एकदम खुद को संभाल के वापस अपनी बेरंग सूरत पे आ गया। तुम लोग घूमते रहो, मैं खा के जा रहा हूँ। येशी ने झिझक के सिर हिलाया, थोड़ा आगे झुका। सच में खा लिया? कल स्कूल है, आज रात जल्दी सो जाना, मैं रात को खाना नहीं दूंगा। ये सुन के येशी की आंखें एक पल फैली, मुंह खोला कुछ पूछना था, फिर बंद कर लिया। खा लिया, चलता हूँ। बाईवे थोड़ा डरा हुआ लगता था। मेरी स्लीव खींची और छोटी गली से जल्दी निकल गई, काफ़ी दूर तक। येत्सी ने गली के नाके से नज़र हटाई और घर वालों की तरफ एक नायाब नर्म मुस्कान दी। बाईवे ने बहुत खाया था, सोफे पे बैठ के पेट रगड़ रही थी। मैं उसके पास बैठा, उसके दोनों छोटे हाथ अपने हाथों में लेके पेट पे रखे और हाथ पे हाथ रख के क्लॉकवाइज घूमना सिखाया। मेरी सबर वाली हरकत देख के बाईवे का चेहरा सुर्ख हो गया। ये गर्माहट उसे अपने असली घर से ज़्यादा सुकून देती थी। मैं किचन में शहरद, पुदीना और नींबू का पानी बना के लाया। उसी वक्त सोफे पे बैठी बाईवे के दिल में डर उठा। लंबे वक्त की दबी जिंदगी ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि ये ख्वाब जैसी खुशी सिर्फ एक झूठा सोप बबल है। डर था कल उठ के फिर वही ठंडा घर होगा। मैंने उसकी कैफियत भांपी, पास आकर माथे से माथे लगाया। बुखार नहीं था। उसके पास बैठ के पानी दिया। थोड़ी पुदीना है, पेट के लिए फ़ायदेमंद है। चम्मच में उठा के उसके होठों के पास लाया। वो खुद पीना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं माना। एक एक छोटी छोटी घूंट पिलाया। हर छोटा सा घूंट लहर के साथ नीचे उतरता गया।
मेरी बिना थकान की नर्म केयर देख के बाईवे की आंखों में आंसू आने लगे। दिल में जमा हुआ दर्द और बेचैन वो एक एक घूंट के साथ पिघल रहा था। उस रात बाईवे ने चैन की नींद ली। सपने में दादा दादी से मिली जो अब इस दुनिया में नहीं थे। आंसू बहते हुए उन्हें बताया कि एक बहुत अच्छा लड़का मिला है। सपने के आखिर में उसका हाथ थामे उन्हें अलविदा कहा। धीरे धीरे अंदर की तकलीफ ठीक होती गई। दिल में एक अरसा बाद सुकून आया। अगली सुबह बाईवे जल्दी उठ के नाश्ता बना चुकी थी। उसी की मसरूफ पीठ देख के लगा वो बदल गई है, ज्यादा खुलखुल और खुश थी। नाश्ता खत्म करके स्कूल के कपड़े पहने साथ निकले। बाईवे, किसी दिन घर जाके अपना सामान ले आते हैं। घर का नाम सुन के बाईवे एकदम जकड़ गई, उंगलियां ठंडी हो गईं। वो नहीं जानता था कैसे सामना करे दोनों टूटे घर का। मैंने उसका बाएं ठंडा हाथ कसा के अपनी गर्माहट दे दी। फिक्र मत, घर वालों का मुखालफा होगा तो मैं रोकने का तरीका निकालूंगा। गुनानचंग, मैं वहां वापस नहीं जाना। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा। आंखें पूरे यकीन और चाहत से भरी थीं। यकीन करो, वापस नहीं जाने दूंगा। तू अभी मेरी डेट में है, चुकाए बिना जा नहीं सकती। बाईवे ने हंस के सिर हिलाया। इस जिंदगी की सबसे रोशन रोशनी देख के अब हिम्मत थी कि उस अंधेरे से हमेशा के लिए निकल जाए। अगली सुबह मैं और बाईवे स्कूल साथ गए। क्लास में आवाजें थीं। अभी बैठा ही था कि साथ वाली सूजन ने गॉसिपी अंदाज में झांकी। सुना है कल तुम दोनों ने साथ छोटी गली घूमी, काफी रोमांटिक था। सच है? बै भी शर्म से सुर्ख हो गई। मैंने हैरान होके सूजन के धूप में सुनहली गालों को चुटकी ली। किसने बताया? जल्दी बोलो। आई छोड़ो, यशी ने बताया। कहा तुम एक प्यारी सी आपी के साथ डेट पे थे। मैंने मुस्कुरा के हाथ छोड़ा। क्लास के कुछ लड़के भी घाट लगाते लगे। मैंने एक नज़र उन्हें दी, सब चुप होके पढ़ने लगे। तभी क्लासरूम के दरवाजे पे एक मिडिल एज्ड औरत दिखी। बाईवे की असली माँ थी। एकदम देखा तो बाईवे का जिस्म जकड़ गया। मुझे मदद के लिए देखा। क्लास टीचर दरवाजे पे गई, कुछ बात की और अंदर आके बोली, बाईवे, तेरी माँ आई है। मेरी नज़र देख के बाईवे ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बाहर गई तो माँ ने क्लास टीचर के पास माफ़ी मांगी। कुछ कहा, टीचर वापस आ गई। मैं अपनी जगह से खिड़की के पार देखा। बाईवे पूरी बात में सर झुका के चुप खड़ी रही। माँ बोलती रही। काफ़ी देर बाद माँ ने कुछ ठंडा सा कह के पलटी और चली गई। सुबह मेरी बात से थोड़ी खुशी आई थी। वो वापस आई तो चेहरा गहरी उदास में डूब गया। उसने बेचैन होके एक बार मुझे देखा। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस एकदम यकीन वाली मुस्कान दी। वो मुस्कान देख के उसके जकड़े कंधे थोड़े नरम हुए, चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। बाईवे, माँ क्यों आई थी? कुछ नहीं, घर की बातें थीं। बड़ों की बातें छोटों को नहीं सुननी। अर्ली रीडिंग खत्म हो तो छोटी दुकान चलते हैं, कुछ खाते हैं। अभी सीधा किताब खोलो। मैंने सूजन के गॉसिपी सर पे बुक से हल्का थप्पड़ दिया। बाईवे का भी काम बन गया। लेकिन अंदर अंदर प्लान बन रहा था। अगर उसकी फैमिली की परछाई पीछा नहीं छोड़ती तो मुझे ज़्यादा वजह बनाना होगा उसके साथ रहने की। अर्ली रीडिंग ख़त्म होने से पहले मैं उठ के क्लास टीचर के पास गया और धीरे से एक बात कही। इस उम्र में पढ़ाई पहले होनी चाहिए। सर, एक शर्त लगाते हैं। इस हफ्ते के एग्ज़ाम में अगर मैं क्लास में टॉप 10 में आया तो सीधा उसके पास वाली सीट पे बिठा देना। टॉप 10 सुन के क्लास टीचर की आंखें चमकी। वो अक्कड़ वाला नहीं था। नौजवानी का जज्बा पढ़ाई में लगा जाए तो उसके लिए तो और भी फायदेमंद था। हिम्मत पसंद आई। टॉप 10 में आ तो सीट पक्की। मैंने हंस के हाथ मिलाया। सीट पे आके झट से इंग्लिश खोली और पागलों की तरह रिवीजन शुरू की। साथ वाला सूजन मुझे अजीब नज़र से देख रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। ये दांव जीतना चाहिए था। अर्ली रीडिंग खत्म होते ही वादा पूरा किया। बाईवे और सूजन को छोटी दुकान ले गया। सूजन ने 10 रुपए की चीज़ें चुनी। बदला लेना था मेरी सुबह वाली चुटकी का। बाईवे का मन अभी ठीक नहीं था। मैंने रैक से एक लॉलीपॉप उठाया और उसके हाथ में दे दिया। मीठा खाओ, दिल ठीक होगा। सुबह वाली बात याद रखना। स्कूल के बाद मैं सब ठीक कर लूँगा। बाईवे ने लॉलीपॉप थामा, कुछ गहरी सांसें लीं और आखिर एक सच्ची रोशन मुस्कान दी। दुकान से निकलते ही जियांग यान को देखा। फूल वाली जगह पे अकड़ के बैठे सीधा एक कोरियन लड़की को घूर रहा था जो बाप की ग्रिल दुकान में हाथ बटा रही थी। कू दैनवान। इतना खो गया था कि हम पास आ गए तो भी खबर नहीं हुई। यार, ऐसे घूरते रहोगे तो लोग स्टॉकर समझेंगे। जियांग यान एकदम उठा। अरे गू भाई, भाभी नमस्ते। बाईवी शर्म से लाल हो गई। बाईवी और सूजन को क्लास भेजा और जियांग यान के पास बैठ गया। यार, कॉट कर लिया तो एक तरीका बताता हूँ। लड़की को जीतने में एक ही चीज़ काम आती है, दिल लगाना। लेकिन मुझे कू दैनवान का नहीं, उसके बहुत कंजर्वेटिव बाप का डर है।
तुझे देख के वो बिल्कुल नहीं मानेगा। जियांग यान का चेहरा फीका पड़ा। पिछले जन्म में उसी जिद वाली सोच ने जियांग यान की माँ की जान ली और जियांग यान को पागल कर दिया। इस बार ये नहीं देखना था। एक तरीका है, मुझे एक भागे हुए मुजरिम का क्लू पता है, 10 लाख वाला। तू पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कर। जब पुलिस पकड़े वो क्रेडिट तेरा। फिर पुलिस की तारीफ और स्कूल का नाम। कू के बाप के पास तुझे रोकने का कोई रीजन नहीं बचेगा। अगर फिर भी कपड़ों पे उखड़े, बोल देना अंडरकवर था मुजरिमों में। खूब भाई यार, ये तो धमाका है। 10 लाख में आधा मेरे और आधा तेरी, 5-5। आंटी की बीमारी का बोझ भी थोड़ा हल्का होगा, तुझे भी लड़की के पीछे ज्यादा वक्त मिलेगा। क्लू पक्का है? यार तेरा भाई हूं और क्या। मैंने जियांग यान के साथ प्लान पक्का किया ही था कि को दानवान ने हिम्मत करके इस तरफ कदम बढ़ाया। मैं एकदम कोने में हट गया, चोरी से देखा। इतनी लंबी जियांग यान को दानवान के सामने एक गलती किया बच्चा बन गई। बात करते करते हिचकिचाने लगी। को दानवान ने पहले उससे बुली समझा था, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा साधा निकला। जियांग यान एक कदम चलती लड़की के पीछे गई। मुझे चैन आया। पलटा तो दूर यसी खड़ी थी। पिछले जुमे की रात माफी चाहता हूं। बाद में ठीक था? ठीक था। ये जैकेट वापस ड्राई क्लीन करवाई थी, वापस लाके देता हूं। मैंने साफ रुमाल ले लिया, कंधे पे हाथ रखा, कहा कुछ हो तो बताना। क्लास में गया, सीधा सूजिन की ड्रॉअर में छुपा चॉकलेट छीन लिया। सूजिन की आवाज में मैंने आखिरी पीस बायवे को दिया। बायवे ने चॉकलेट के 2 टुकड़े किए और सूजिन को आधा दिया। क्लास में नौजवानी भरी खुशबू थी। सीट पे बैठ के फोन निकाला, माँ का भेजा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अय्या का काम का कॉन्ट्रैक्ट था। साफ टर्म्स, 6,000 महीना, खाना रहना फ्री, कोई नुकसान वाला काम नहीं। ये देख के गहरी सांस ली। ये सिर्फ काम का कागज नहीं था, ये बायवे के लिए मेरा तैयार किया हुआ कानूनी हथियार था। एक बार साइन कर ले, 18 साल की उम्र और खुद कमाने की सलाहियत का सबूत। माँ बाप का हाथ बिल्कुल कट जाता। वो 2 घर नहीं दे सके, मैं कानून से उसे उस अंधेरे से निकालूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ठीक देख के जियांग यान को भागे हुए मुजरिम की पूरी डिटेल्स भेज दी। खिड़की के बाहर धूप चमक रही थी। मेरी और बायवे की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। स्कूल के बाद गेट पे पहुंचा ही था कि बायवे का जिस्म जकड़ गया, एक कदम मुझसे चिपक गई। देखा तो उसका असली बाप बाई चैंगफैंग वहां खड़ा था। 2 दिन से बायवे घर नहीं आई। माँ सुबह स्कूल आई, खाली हाथ गई, सीधा बाप के पास गई होगी। जो भी करना हो करो, बोलना हो तो बोलो, नहीं बोलना तो मैं संभालूंगा, कुछ फिक्र मत करो। बायवे का सफेद चेहरा बाहर की हवा में थोड़ा कांपा। गहरी सांसें ली, जिस्म धीरे धीरे नरम हुआ और साथ चलती रही। हमने बाय चेंगफंग को इग्नोर करके गेट के बाहर निकल गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पीछे से कदम की आवाज आई। बायवे रुको। तेरी माँ कहती है 2-3 दिन से घर नहीं आई, बाई चैंगफंग ने बाईवे से पूछा, लेकिन नजर ऊपर नीचे मुझे नाप रहा था। बाईवे ने होंठ दबाए, पूरा जिस्म कांप रहा था। एक शब्द नहीं निकला। मैंने बिना झिझक के उसका ठंडा हाथ सबके सामने कस के थाम लिया। ये देख के बाई चैंगफंग वहीं रुक गया। बाईवे भी हैरान होके मुझे देखा। आंखों में डर था कि बाप मुझे तकलीफ ना देगा। बात क्या है आपको पता होना चाहिए। जुम्मे की रात इतनी बारिश में इसके पास घर का दरवाजा भी नहीं था। आप बताइए क्या हुआ था। तू कौन होता है? इसका दोस्त हूं। इसका हाथ छोड़ और दूर रह। आपका घर पोरिंग रेन में अपनी बेटी को अंदर नहीं ले सकता। वो घर कहाँ का घर है? तू क्या चीज है मेरी बात सुनने वाला? अभी हाथ छोड़ वरना टीचर और घर वालों को बोलता हूं। हाँ बिल्कुल, अभी सीधा माँ बाप को कॉल करता हूं। अगर आप उनका लेक्चर भी सुनना चाहते हैं तो मैं तो मना नहीं करूंगा। तू लड़की को छेड़ रहा है, हाथ नहीं छोड़ा तो पुलिस बुलाता हूं। झूठा पुलिस बुलाना कैद का सबब बन सकता है। पुलिस आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं। चचा आप ठंडा दिमाग रखो। बाय चेंगफोंग ने बात काटी नहीं तो सीधा बायवी का हाथ खींचने आया। मेरी आंखों में ठंडक आई, उल्टा उसकी कलाई पकड़ ली। पिछले जन्म की पुलिस ट्रेनिंग वाली पकड़ थी, आम लड़के से काफ़ी ज़्यादा दम था। बाय चेंगफोंग दर्द से दबासा निकला। 3 बातें सुनियो। पहली, बायवी की कस्टडी उसकी माँ के पास है, आपको जोर से छूने का कोई हक नहीं, हाथ वापस लीजिए। दूसरी, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने उसे बारिश में धक्का दिया, आज यहाँ खड़े होने का हक कहाँ से आया। तीसरी, वो बालिग है और कमा सकती है, आपकी खैरात की ज़रूरत नहीं। कोई काम नहीं तो हम खाना खाने जा रहे हैं, खुदा हाफिज। इतना कह के एक झटके से हाथ छोड़ा। अगर और तंग किया तो आपकी कंपनी के बाहर बैनर लगाऊंगा कि बारिश वाली रात अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। आपकी प्रमोशन पे क्या असर होगा आप समझ सकते हैं। ऐसी सेल्फी ही इंसान की नज़र में जॉब और इज्जत सबसे बड़ी थी।
बाई चेंगफंग वहीं रुक गया, मुंह से कोई बात नहीं निकली। चलो। घर की राह पे बाईवे बार बार मुझे देखती रही। वो मुझे जानता पहचानता भी लगता था और अजीब भी। अंदर से एक ऐसी पक्कीपन थी जो किसी स्कूल वाले में नहीं होती। माफी चाहता हूं बाईवे, मैं थोड़ा बह गया था, तेरे बाप को ऐसा सुन दिया, तेरी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा। थोड़ा पछतावा हुआ। वो उसकी असली अबू थी। मेरी सीधी टकराहट शायद उसे बीच में फंसने वाली बात हो। मैं खुश हूं। उसने धीरे से मेरी हथेली दबाई। उंगलियां हाथ के ऊपर बेख्याल सी चलने लगीं। उसने नजर झुका ली, फिर सर उठा के देखा। तब जाना आंसू बहुत देर से बह रहे थे। मैंने रुमाल निकाला, सुर्खी आंख पोंछी। खुश हो तो रोना क्या? कुछ नहीं बोला, बस एक बिल्कुल चमकदार मुस्कान दी। उस आंसू में पुराना सब छोड़ देना भी था और नई शुरुआत की खुशी भी। बेवकूफ, एकदम रोना एकदम हंसना। खैर, रोना बुरा नहीं, रोना के बाद हंस सके वही तो सीधा है। ये सुन के बाईवे को लगा दिल में जम सी एक रह गई थी, वो पिघल गई। घर आया, राइस कुकर से 2 बड़े बोल अरबी वाला गोश्त वाला चावल निकाला। ज्यादा है, नहीं खाया जाएगा। घर वाला समझे भूख लगी है तो लगी ही है, खाओ चैन से। 200 किलो भी हो जाओ, घर में जगह हमेशा होगी। सच में मोटी हो गई तो ट्रेनर बन के साथ में एक्सरसाइज करूंगा। जिस्म की वजह से खुद को मत सताओ। लड़की को थोड़ा भारी होनी चाहिए, सुजिन की तरह। चेहरा दबाने का मजा ही अलग है। मतलब जो भी खाऊंगी रोज तुम्हारे हाथ से चेहरा दबाया जाएगा। अब कम बोलते हैं, तू मेरी एम्प्लॉय है। चेहरा दबाया तो वर्कप्लेस हरासमेंट होगा, लेबर कोर्ट जाके मुझे बर्बाद कर देगी। कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कोर्ट में क्या लेकर जाऊंगी? कौन बोला नहीं है? मैंने बोल रखा। फैक्स मशीन के पास गया और एक डॉक्यूमेंट उसके सामने रखा। ये बिल ऑफ सेल तो पहले से तैयार था, खाना खा के साइन करो। बाईवे ने कॉन्ट्रैक्ट में नाम देखा, हैरान हो गई। माँ को बताया, ये तो उनके आने से ही सही होगा। हाँ, उन्हें बताया। उन्होंने कुछ और कहा कि अगर ठीक से देखभाल ना की तो नौकरी से निकालना। खासकर ये वाली कंडीशन, रोज रात सोने में ठंडक लगे तो जिम्मेदारी तेरी। ये तो जुल्म वाली कंडीशन है, इसके लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। वो पहले जैसी झिझक और शर्म नहीं था, अब मजाक भी करने लगा था। मैं हंस पड़ा। ये आज़ाद कॉन्ट्रैक्ट ने उसे पूरी तरह मेरी पनाहों में ले लिया था। डाइनिंग टेबल पे वार्मथ थी। बाईवे ने पेपर्स पलटे। सोच रहा था ये मजाक था, लेकिन इतना बारीक और प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट देख के हैरान रह गया। सच में इतनी सैलरी दोगे? कागज पे लिखा साइन हो गया तो कानूनी है, नहीं दी तो कोर्ट में कई गुना भरना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही मत लिखते। उसकी बेचैन सूरत देख के मैंने आराम से एक घूंट दूध पिया। अंदर प्लान तैयार था। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हम दोनों का खाना पीना नहीं, इसका असली काम है तेरे माँ बाप की आने वाली तकलीफ से बचाना। माँ बाप का नाम सुन के मैंने भांपा कि उसके कंधे थोड़े सिमट गए, आंखों में उलझन थी। इनसे उनका क्या लेना देना? तू अभी बालिग है, लेकिन स्टेबल कमाई नहीं, तो उनका हाथ हमेशा रहेगा। लेकिन सिविल कोड की धारा 18 के मुताबिक अगर स्टेबल कमाई हो तो इंसान अपने फैसले खुद कर सकता है। मैंने जल्दी से फ़ोन पे धारा दिखा के उसके सामने रखी। सीधा बात, जब तक ये काम है तेरे पास, तू अपने माँ बाप की कोई भी जोर ज़बरदस्ती कानून से रोक सकती है। ये सच है। बाहर से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि घर की खामोशी ने उसे कहाँ तक पहुँचाया था। अब धारा देख के आंखों का अंधेरा पहली बार सच में हटा। अब फायदा समझ आया? खाना खा के सीधा साइन करो। लेकिन 6,000 बहुत ज्यादा है। मेरी माँ को 3,000 मिलते हैं। मैं आया का काम इतना अच्छा नहीं कर सकती, आधा कर लो। बेवकूफ, तू मेरा खाना खाती है, मेरे घर रहती है, ये पैसा मैं बाद में वापस ले लूंगा। ये नंबर बाहर वालों को दिखाने के लिए है, पैसा आखिर मेरा ही है। तो फिर ठीक है। वो सुकून से बैठ के बोल से गोश्त वाला चावल खाने लगा के चावल भी मीठा हो गया। मैं फिर से छेड़ने लगा, एक एक पैसा वापस लूंगा, ज्यादा लगे तो घर का सारा खर्चा तेरी सैलरी से करो, मुझे पका ले जाने का मजा कराओ। ठीक है। वह वही वादा करती है गू नानचन को अपनी सैलरी से उम्र भर पकाएंगी, लूशी को गवाह मान के। खाने के बाद वो खुशी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमिंग करते हुए मुझे किचन से निकाल के खुद हाथ पहने खुशी से बर्तन धो लिए। लिविंग रूम में सुकून था। याद आया कल दादा दादी के घर से लाया हुआ सुकून वाला घास था। बोलते थे तकिए के नीचे रखने से नींद अच्छी होती है। कल बहुत मसरूफ था, भूल गया। गेस्ट रूम में गया, बिस्तर एकदम साफ था, हवा में हल्की सी महक थी। सीधा खिड़की के पास गया, तकिया उठा लिया। नजर वहीं जम गई। एक ठंडा फ्रूट नाइफ आराम से तकिए के नीचे रखा था। आंखें एकदम सिमट गईं।
ये छुरी पिछले जन्म की फोरेंसिक रिपोर्ट वाली छुरी से बिल्कुल मिलती थी। ये मेरा घर वाला नहीं था। बारिश वाली रात से अब तक ये उसे अपने पास लेके आई थी। पिछले जन्म के काफ़ी सारे सीन्स एकदम से दिमाग में दौड़ने लगे। खुद को मारने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं, क्योंकि जख्म का एंगल गलत था। लेकिन अगर हथियार खुद उसके पास था तो जिन्हें मैं पहले क्लियर कर चुका था, ये ची जो पीटी गई थी, लफंगे, शराबी, डिलीवरी वाला या कहीं से गुजरा हुआ कोई भी, सब दोबारा सस्पेक्ट बन गए। मेरी सारी पिछली सोच एकदम पलट गई। ये छुरी मेरी नहीं है। बर्तन धो के वो कब दरवाजे पे आ गई थी पता नहीं। मैंने तकिया उठाए वहां खड़े देखा, फिर बेड पे छुरी दिखी। उसके अंदर एकदम डर समाया। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना। अकेली लड़की का अपनी हिफाजत का ध्यान रखना अच्छी बात है। मैंने उसे कसे से अपनी बाहों में ले लिया। उसकी जकड़ी हुई बेकस हालत महसूस की, लेकिन मेरी गहरी आंखों में पिछले जन्म का पूरा केस तेजी से घूम रहा था। इस बार कदर खत्म नहीं होने दूंगा।